शहर से दूर नदी के किनारे बसे छोटे से कस्बे सुरजनपुर में एक बहुत बड़ा और पुराना घर था। लोग उसे वर्मा हाउस के नाम से जानते थे। यह घर लगभग 100 साल पुराना था। ऊंची दीवारें, बड़े लकड़ी के दरवाजे और चारों ओर फैला बगीचा जो अब धीरे धीरे उजड़ चुका था। गांव के लोग कहते थे कि इस घर की अपनी आत्मा है। दीवारों में हंसी भी कैद है और रोने की आवाजें भी। जब हवा तेज चलती तो लकड़ी की खिड़कियां खड़खड़ाती और लोगों को लगता जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। इस घर में अब वर्मा परिवार की चौथी पीढ़ी रह रही थी। राघव वर्मा, परिवार का मुखिया, सख्त लेकिन अंदर से बहुत भावुक इंसान। सविता वर्मा, उनकी पत्नी, पूरे घर को संभालने वाली मजबूत और धैर्यवान औरत। उनके बच्चे अजय, निखिल और आरती, जिनकी कहानियां अलग अलग दिशाओं में जा रही थी। राघव अक्सर बरामदे में बैठकर अपने दादा की यादों को सोचते रहते। उनके दादा ने ही यह घर बनवाया था। कहते हैं कि यह घर किसी जमींदार की हवेली से भी बड़ा था। लेकिन वक्त के साथ बहुत कुछ बदल गया था। शान तो कम हो गई थी, पर घर की दीवारें अब भी गर्व से खड़ी थीं। आरती, सबसे छोटी बेटी, को यह घर बहुत प्रिय था। पापा, यह घर सांस लेता है। जब मैं इसके आंगन में बैठती हूँ तो मुझे लगता है कोई मेरे पास बैठकर बातें कर रहा है। राघव मुस्कुराते, पर उनके दिल में कहीं न कहीं यह बात चुभती कि यह घर सच में कुछ रहस्यमयी है। बरसात की एक शाम थी। बादल गरज रहे थे और घर की पुरानी दीवारों पर पानी की धाराएं बह रही थी। पूरे आंगन में पानी भर गया था। आरती अपनी खिड़की से बाहर देख रही थी। अचानक उसने देखा, आंगन के बीच वाले नीम के पेड़ के पास कोई सफेद परछाई सी खड़ी है। उसने आंखें मलकर देखा, पर वह गायब हो गई। माँ, माँ, मैंने किसी को देखा बाहर, आरती घबराई आवाज में बोली। सविता रसोई से बाहर आई और हंसकर बोली, बेटा, तू फिर वही कहानियां सोच रही है। ये घर पुराना है, हवा पानी से आवाजें आती रहती है। लेकिन आरती का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसी रात राघव बरामदे में बैठे थे। उनके हाथ में अपने दादा की डायरी थी। ये वही डायरी थी जो उन्हें पुराने संदूक से मिली थी। उसमें लिखा था, ये घर सिर्फ ईंट पत्थरों से नहीं बना, इसमें हमारे खून, हमारे सपने और हमारे गुनाह भी छिपे हैं। जो भी इन रहस्यों को टटोलने को कोशिश करेगा, उसे कीमत चुकानी होगी। राघव ने पन्ने पलटे और उनके माथे पर पसीना आ गया। डायरी के एक हिस्से में लिखा था, हवेली के नीम के पेड़ के नीचे जो दबा है वह कभी उजागर नहीं होना चाहिए। अगली सुबह अजय और निखिल आपस में झगड़ रहे थे। अजय कह रहा था, भैया, हमें ये घर बेच देना चाहिए। देखो, अब शहर में कितने बढ़िया फ्लैट बन गए हैं। यहाँ तो बस सीलन और डर है। निखिल, जो स्वभाव से शांत और पढ़ाई में तेज था, बोला, यह घर हमारी जड़ों की पहचान है। इसे बेचना आसान नहीं होगा। और क्या तूने कभी सोचा है कि पापा क्यों इसे छोड़ना नहीं चाहते? दोनों भाइयों का झगड़ा सुनकर राघव चुपचाप खड़े रहे। उनके दिल में कहीं यह डर था कि बच्चे शायद उस राज तक पहुंच सकते हैं जिसे वह सालों से छुपा रहे हैं। उस रात आरती को फिर वही परछाई दिखी। इस बार उसने साफ देखा, एक बूढ़ी औरत सफेद साड़ी में नीम के पेड़ के पास खड़ी थी। उसके होंठ हिल रहे थे जैसे वह कुछ कह रही हो, पर आवाज नहीं निकल रही थी। आरती डर के मारे चीख उठी। पूरा परिवार दौड़कर बाहर आया, लेकिन वहां कोई नहीं था। राघव ने आकाश की ओर देखा और बुदबुदाया, लगता है अब अतीत खुद को दोहराने वाला है। सुबह का समय था। घर के आंगन में धूप हल्की हल्की चमक रही थी, पर नीम का पेड़ किसी अजनबी साए की तरह खड़ा था। उसकी शाखाओं पर कौवे बैठे काव काव कर रहे थे, जैसे किसी रहस्य की रखवाली कर रहे हों। आरती की आंखों में रात वाला मंजर अब भी ताजा था। उसने पापा से कहा, पापा, मैंने सच में किसी को देखा था। वह औरत मुझे कुछ बताना चाह रही थी। राघव ने कड़क आवाज में जवाब दिया, आरती, अब इस बारे में एक शब्द भी मत कहना। ये सब तेरे दिमाग की बातें हैं। पर अंदर से राघव का दिल कांप रहा था।
वह जानता था कि उसकी बेटी झूठ नहीं बोल रही। इसी बीच अजय और निखिल का झगड़ा और गहराने लगा। अजय ने दलाल से बात भी कर ली थी। ये पुराना मकान खरीदकर कोई होटल बनाएगा, हमें अच्छा पैसा मिल जाएगा। निखिल ने सख्ती से मना कर दिया। तू पागल है, यह घर बेचना मुमकिन नहीं है। औरतों की परछाई, रहस्यमयी घटनाएं, ये सब किसी कारण से हो रहा है। हमें जानना चाहिए, छुपाना नहीं। यह सुनकर राघव चुप हो गए। उनकी आंखों में उदासी और डर दोनों झलक रहे थे। उसी रात तेज आंधी आई। घर की खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगी। अचानक धड़ाम की आवाज हुई। नीम के पेड़ की एक बड़ी जड़ बाहर की मिट्टी से उखड़ गई। आरती जो बरामदे से देख रही थी, डर के मारे चिल्लाई, माँ देखो, वहां कुछ दबा हुआ है। सब दौड़कर बाहर आए। मिट्टी हटने पर वहां एक पुराना पीतल का बक्सा दिखाई दिया। उस पर काई जमी थी और ताले पर अजीब सी आकृति बनी थी। अजय बोला, चलो इसे खोलते हैं, पता नहीं अंदर क्या खजाना है। यहां निखिल ने उसे रोका। नहीं अजय, कुछ भी उठाने से पहले सोचना चाहिए। पापा, ये बक्सा क्यों दबा है? राघव का चेहरा पीला पड़ चुका था। वह कुछ बोल नहीं पाए। सविता ने कांपती आवाज में कहा, यह वही है जिसकी वजह से तुम्हारे दादा कभी चैन से नहीं सो पाए थे। रात और गहरी हो चुकी थी। हवा रुक गई थी, लेकिन नीम के पेड़ की पत्तियां अपने आप हिल रही थीं। बक्सा वहीं पड़ा था और पूरे परिवार को लग रहा था जैसे उसकी धातु पर खुदी आकृति उन्हें घूर रही हो। और तभी आरती को फिर वही सफेद साड़ी वाली औरत दिखी। इस बार उसने साफ कहा, मत खोलो वरना सब बर्बाद हो जाएगा। बक्सा आंगन के बीचों बीच पड़ा था। उसकी सतह पर उभरी आकृतियां किसी पुराने यज्ञ या तांत्रिक चिन्ह जैसी लग रही थी। पूरा परिवार चुप था, बस हवा में एक अनकहा डर फैला हुआ था। अजय बेचैन होकर बोला, मैं ताला तोड़ देता हूं, देखना इसके अंदर सोना चांदी होगा। निखिल ने उसका हाथ पकड़ दिया। तू पागल है क्या? माँ ने साफ कहा है कि ये बक्सा दादा के समय से दबा हुआ है। इसका मतलब कुछ तो काला सच छिपा है। आरती की नजर अब भी नीम के पेड़ की जड़ों पर थी। उसे लग रहा था जैसे पेड़ की टेढ़ी मेढ़ी जड़ें बक्से को पकड़कर उसे बाहर आने से रोक रही हो। राघव ने आखिरकार गहरी सांस ली और बोले, सुनो सब लोग, तुम्हें सच जानना चाहिए। ये बक्सा हमारे खानदान की सबसे बड़ी गलती की निशानी है। सब हैरान रह गए। सविता ने आंसू रोकते हुए कहा, तुम्हारे दादा ने कभी हमें सब बताया था। ये बक्सा सिर्फ मिट्टी और धातु नहीं है, इसमें आत्माओं की कैद है। क्या मतलब? निखिल ने कांपती आवाज में पूछा। राघव ने धीमे स्वर में कहा, बहुत साल पहले जब ये घर बना था, तब हमारे पूर्वजों ने यहाँ जमीन हड़पकर हवेली खड़ी की थी। उस जमीन पर गांव के कई गरीब लोगों की झोपड़ियां थीं। विरोध करने वालों को बेरहमी से हटाया गया और कुछ लोग तो उसी नीम के पेड़ के नीचे मारे भी गए। उनकी आत्माएं भटकने लगी। तब एक तांत्रिक को बुलाया गया। उसने यज्ञ करके उनकी आत्माओं को इस बक्से में कैद कर दिया, ताकि घर में सन्नाटा रहे। तभी से ये बक्सा जमीन के नीचे दबा हुआ है। ये सुनकर सबकी रूह कांप गई। आरती के ह्यूट सूख गए। तो वो औरत जो मुझे दिखती है, सविता ने उसकी ओर देखा। शायद वही किसी एक आत्मा की छाया है जो अब आजाद होना चाहती है, अजय ने डरते हुए कहा। मतलब अगर हमने ये बक्सा खोला तो? राघव ने आंखें बंद कर लीं और बोले, तो वह सब वापस लौट आएगा और ये घर नरक बन जाएगा। बक्से की सतह अचानक हल्की सी चमकने लगी, जैसे कोई अदृश्य ताकत खुद को आजाद करना चाह रही हो। हवा तेज हो गई। नीम का पेड़ जोर जोर से हिलने लगा और तभी बक्से का ताला अपने आप टन की आवाज से खुल गया। सबके दिल की धड़कनें थम गई।
रात का सन्नाटा टूट चुका था। आंगन में रखे बक्से का ताला अचानक अपने आप खुल गया। लोहे के पुराने हिंजेस चीं चीं की आवाज के साथ हिलने लगे। सब लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही हो, लेकिन उनकी आंखें बक्से से हट ही नहीं पा रही थीं। धीरे धीरे बक्से का ढक्कन ऊपर उठा और अंदर से निकली हवा की तेज लहर, जैसे सदियों से कैद कोई सांस अब आजाद हो गई हो। सविता चीख उठी, भगवान, ये हमने क्या कर दिया? बक्से के अंदर सोना चांदी नहीं था, नहीं कोई खजाना। अंदर रखे थे पुराने कपड़े, राख में सने हड्डियों के टुकड़े और कुछ लाल धागों से बंधी हुई ताबीजें। उन राख और हड्डियों से हल्की सी नीली धुंध उठने लगी। वह धुंध धीरे धीरे आकार लेने लगी और कुछ ही पलों में उसमें से 3 आकृतियां दिखाई देने लगी। 3 परछाइयां, 3 आत्माएं। उनमें से एक वही सफेद साड़ी वाली औरत थी जिसे आरती कई बार देख चुकी थी। आरती की आंखों में आंसू भर आए। वह कांपती आवाज में बोली, आप कौन हैं? सफेद साड़ी वाली आत्मा ने धीमे स्वर में कहा, हम वो हैं जिन्हें तुम्हारे खानदान ने इस जमीन से मिटा दिया था। हमारी झोपड़ियां जलाई गईं, हमारे बच्चे मारे गए, हमें यही नीम के नीचे दफन कर दिया गया और फिर कैद कर दिया इस बक्से में। निखिल आगे बढ़ा और हाथ जोड़कर बोला, हमसे गलती हो गई, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? आप हमसे क्या चाहती हैं? आत्मा की आंखों में गुस्सा चमका। न्याय, हमें न्याय चाहिए, हमारी पीड़ा को मिटाना होगा। अजय घबरा कर चिल्लाया, ये सब बकवास है, ये बस कोई वहम है। मैं इस बक्से को वापस गाड़ देता हूँ। लेकिन जैसे ही उसने बक्से को छूने की कोशिश की, अचानक धुंध से निकले हाथों ने उसका कलाई पकड़ लिया। अजय दर्द से चीख उठा। उसकी नसों में ठंडक दौड़ गई, जैसे बर्फ सीधी उसके खून में बह रही हो। राघव ने दौड़कर अजय को खींचा और चिल्लाया, बस करो, ये हमारे पूर्वजों के पापों का फल है। अब इससे भागना नहीं, हमें सामना करना होगा। अब हवा और तेज हो गई। नीम का पेड़ अंधेरे में झूमने लगा। बक्से के चारों ओर राख का घेरा फैल गया और तीनों आत्माएं धीरे धीरे घर की ओर बढ़ने लगी। हर दीवार, हर खिड़की से अजीब आवाजें आने लगी। लग रहा था जैसे पूरा घर उन आत्माओं के साथ जाग उठा हो। रात का अंधेरा और गहरा हो चुका था। नीम के पेड़ की शाखाएं अजीब ढंग से झूम रही थी, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उन्हें जकड़ लिया हो। तीनों आत्माएं अब साफ दिखाई दे रही थी। सफेद साड़ी वाली औरत बीच में खड़ी थी। उसके दोनों ओर 2 धुंधली परछाया, एक आदमी और एक बच्चा। उसने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारे पूर्वजों ने हमें इस जमीन से मिटा दिया। हमारी चीखें इस हवेली की दीवारों में कैद है। अब हम आजाद हैं, पर तुम्हें भी चैन से नहीं जीने देंगे जब तक कि न्याय पूरा न हो। निखिल कांपते हुए बोला, न्याय? आपको हमसे क्या चाहिए? आत्मा ने जमीन की ओर इशारा किया और बोली, नीम की जड़ों के नीचे जो कुछ दबा है उसे उजागर करो और पूरे गांव के सामने सच कबूल करो, तभी हमें मुक्ति मिलेगी। अगर तुमने ऐसा न किया तो ये घर, ये खून, ये वंश सब शापित हो जाएगा। अजय गुस्से से चिल्लाया, यह सब तो हमारे दादा और परदादा ने किया था। हमने क्या गुनाह किया है? खून का रिश्ता सिर्फ शरीर से नहीं जुड़ता, उसके कर्म भी तुम्हारे हिस्से में आते हैं। अगर तुमने हमारे दर्द को मिटाने की कोशिश नहीं की तो वही पाप तुम्हें निगल जाएगा। अजय का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी बाह पर अब भी वह नीली छाप बनी हुई थी जहां आत्मा ने उसे पकड़ा था।
आत्मा की आंखों से नीली लौ चमकी। राघव गहरी आवाज में बोले, तुम्हारी पीड़ा हम समझते हैं, पर गांव के सामने यह सच बताना आसान नहीं होगा। लोग हमें अपमानित करेंगे, वर्मा खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। सफेद साड़ी वाली आत्मा धीरे धीरे आगे बढ़ी और उसकी आवाज गरज उठी। इज्जत? क्या हमारी जान की कोई इज्जत नहीं थी? अगर तुमने सच को दबाया तो तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ियां इस श्राप से बाहर नहीं निकलेंगी। घर की दीवारें हिलने लगी, खिड़कियां अपने आप खुल गईं और बंद हो गईं। राख हवा में उड़कर पूरे आंगन में चक्कर काटने लगी। सविता ने हाथ जोड़कर कहा, रुक जाओ, हम सच कहेंगे, हमें सिर्फ थोड़ा समय दो। आत्मा ने गहरी सांस छोड़ी और कहा, 3 दिन, तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है। अगर 3 दिन में सच पूरे गांव के सामने उजागर ना हुआ तो ये हवेली खंडहर बन जाएगी और तुम्हारा परिवार भी। इतना कहकर तीनों परछाइयां नीम के पेड़ में समा गईं। चारों ओर अजीब सन्नाटा छा गया। आंगन में आत्माओं की धुंध गाढ़ी हो चुकी थी। पूरा घर कराह रहा था। सफेद साड़ी वाली औरत ने गहरी आवाज में कहा, या तो हमें न्याय दिलाओ या फिर तुम्हारा खून हमारी पीड़ा में जुड़ जाएगा। राघव घुटनों पर बैठ गए। आंसू उनकी आंखों से बह रहे थे। हमारे पूर्वजों ने गलती की थी, निर्दोषों की जमीन छीनी, उनके खून से ये हवेली बनी। लेकिन हम इस श्राप को आगे नहीं बढ़ाएंगे। हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे। निखिल बोला, माँ, पापा, हमें गांव वालों को बुलाना चाहिए। सच सबके सामने लाना होगा। अगले दिन पूरा गांव वर्मा हाउस के आंगन में इकट्ठा हुआ। राघव ने सबके सामने अपने खानदान का काला सच बताया। उन्होंने स्वीकार किया कि उनके दादा ने निर्दोषों पर अत्याचार किया था। गांव के बुजुर्गों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, आज तक हम बस सुनी सुनाई कहानियां जानते थे, पर पहली बार किसी ने सच स्वीकारा है। गांव वालों ने मिलकर नीम के पेड़ के नीचे उन राख और हड्डियों का सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार किया। पूरे गांव ने शांति पाठ किया और दीपक जलाए। जैसे ही अग्नि की लपटें उठी, धुंध में खड़ी 3 आत्माओं के चेहरे शांत हो गए। सफेद साड़ी वाली औरत ने मुस्कुराकर आरती की ओर देखा। उसने कहा, अब हमें मुक्ति मिल गई है। तुमने वह किया जो तुम्हारे पूर्वज कभी न कर पाए। धीरे धीरे आत्माएं धुंध में घुल गई और आकाश में लुप्त हो गई। घर अचानक शांत हो गया। नीम का पेड़ अब ठंडी हवा में स्थिर खड़ा था। पहली बार बरसों बाद वर्मा हाउस की दीवारें कराहने की जगह सुकून का गीत गुनगुनाती सी लगी। राघव ने आकाश की ओर देखा और कहा, अब यह घर श्रापित नहीं बल्कि सच और न्याय का प्रतीक होगा। आरती ने नीम की शाखाओं से झड़ते पत्तों को हाथ में लिया और फुसफुसाई, अब ये घर सच में सांस ले रहा है, शांति की सांस। तो कहानी का संदेश, अतीत के पाप कभी छुपते नहीं, चाहे कितने ही गहरे दबा दो। सच का सामना करने और न्याय दिलाने से ही शांति मिलती है। घर केवल ईंट पत्थरों से नहीं बनते, बल्कि उनमें रहने वालों के कर्म और आत्माएं भी बसती हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से लाइक करो, कमेंट करो और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब हमें नई वीडियो बनाने का जोश देता है। अगली धमाकेदार वीडियो देखनी है तो अभी लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब जरूर करो।